हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा से कर रहे होंगे। तो आइए, आज जो 26 जून को त्रैमासिक परीक्षा हुआ, अगर आप लोग दिए हैं तो आइए आप लोग मिलाइए। ठीक, टोटल ऑब्जेक्टिव 70 ठो दिया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। टोटल ऑब्जेक्टिव 70 था, 70 और 70 में कितना बनाना था, 40 बनाना था। तो आइए आप लोग मिलाइए कि देखिए कि आप लोग 40 में कितना सही किए हैं। ठीक, तो आइए, वीडियो छोटा है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम अंतिम तक जरूर बने रहिए। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन और मिलाइए आप लोग, क्या आप लोग सही ऑप्शन चुने हैं। ठीक, चलिए आगे है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक, तो आइए आप लोग देखिए, आगे में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, मिलाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग अगर चुने हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, तो आपका सही है। ठीक, मिलाते जाइए। ठीक, मिलाते जाइए आप लोग सिर्फ। आगे है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो आपको याद रखना है ललई सिंह। क्या आप लोग भी टिक लगाए हैं ललई सिंह में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1 मिनट रुकिए तो दिख नहीं रहा फ्रेश। तो चलिए तीसरा प्रश्न है कि भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। तो आपको याद रखना है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग भी चुने हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मिलाते जाइए आप लोग। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, देखिए। चौथा प्रश्न कहता है कि विडंबना शब्द का अर्थ है, विडंबना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उपहास होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है स्ट्रीमल डन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर ए चुने हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए मिलाते जाइए आप लोग। ठीक, आगे है विश्व के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। तो आपको याद रखना ये बात सेन साहब ने कही थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए सातवां प्रश्न आपके सामने है। सातवां प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना क्या आप लोग ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, इनकी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। आप लोग को पता है ना। चलिए आगे, अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब का लड़का खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। तो आपको याद रखना मदन ने। कौन तोड़े थे, मदन ने तोड़े थे। ठीक, चलिए आगे है कि स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो आपको याद रखना मैक्स मुलर को। क्या आपका भी सही है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा से रचित है। आप लोग बताओगे ये भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, पाठ की कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना भाषण। ठीक, भाषण। तो देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ये ऑफलाइन क्लास के बच्चे का है, उनका सब सही हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी सही कीजिए, मिलाइए, देखिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देख सकते हैं जिसका ये क्वेश्चन पेपर है, जिनसे ये क्वेश्चन पेपर लिए हैं, ऑफलाइन क्लास का बच्चा है ये। ठीक, उनका भी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान से। पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है। तो आपको यह राम नाम के कीर्तन करने पर, राम नाम के कीर्तन करने पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए आप लोग सही किए हैं। कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी।
कबीर रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। कौन? गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक, मिलाते जाइए आप लोग। आगे है कबीर रसखान की छंद में सिद्ध है। कबीर रसखान किस छंद में सिद्ध है? तो आपको याद रखना सवैया में सिद्ध है वो। ठीक, छवैया में सिद्ध है वो। ठीक, सो एक मिनट, सवैया में सिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? देख सकते हैं आप लोग, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है ना कि मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक, आइए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? यानी कि रोज आकर के दही देना और हिसाब महीने भर में करना और महीने भर में पैसा लेना। तो आपको याद रखना ये, इसको हम बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है। बताओगे सर? ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है सात कोरी होता। आप लोग मिलाते जाइए, देख सकते हैं आप लोग ऑफलाइन क्लास के बच्चे का जिसका क्वेश्चन पेपर है सब सही हो रहा है। ठीक, चलिए आगे है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? सबको पता है ना सर, कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक, आइए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए मिलाओ आप लोग। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप लोग बताओगे। कौन सा ऑप्शन चुने हैं आप लोग? तो आप लोगों को ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अतिशय क्रोध करना। अतिशय क्रोध करना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अगर आप लोग भी टिक लगाए हैं तो देखिए मिलाइए क्या आपका सही है। तो आपको याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं शब्द शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आइए अगला प्रश्न है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार है? जल्दी बताओगे। अभिधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार है? तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शब्द शक्ति के प्रकार है। ये किसके प्रकार है? शब्द शक्ति के प्रकार है। ठीक, आप लोग मिलाते चलिए। आइए अगला प्रश्न है आपका कि भाषा को शब्दार्थ से सुशिक्षित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आप लोग भी चुने हैं ना ऑप्शन नंबर सी? आइए अगला प्रश्न है कि अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं? अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि 3। ठीक, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा 3। ठीक, अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्गों में किए गए हैं? 3 वर्गों में किए गए हैं। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन अलंकार होता है? जल्दी बताओगे। देखिए एकदम गहराई से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही ऑप्शन। ठीक, आप लोग सिर्फ मिलाते चलिए। ठीक, बाद में फिर पढ़ना है। आइए कि शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओगे। शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, शिरा प्लस मणि, इससे होता है शिरोमणि। ठीक, तो आप लोग निश्चित रहिए। ठीक, अभी हम लोग संधि पढ़ रहे हैं ना? यस सर। चलिए ये सब भी हम लोग सिखाएंगे जब हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। ये विसर्ग संधि का नियम है। ठीक, चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? बताओगे निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो आपको याद रखना पंचम। ठीक, ये पंचम। अगर पंचम को हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है सर? ये होता है पम प्लस चम। ठीक है, तो ये होता है पंचम। चलिए आगे है कि चौ वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताओगे चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना तालु। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओगे। ठीक, आप लोग लिखे हैं ना, ऑप्शन चुने हैं ना? भूमिधर। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने होंगे उनका सही होगा। ठीक, चलिए आगे है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है?
व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है आप लोग बताओगे। व जो है ना व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है कंठोष्ठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आइए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे। लिखा हुआ हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 5 है। कितनी है, 5 है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अनुनासिक समझते हैं ना, अंग, ज्ञ, न, मूर्धन्य न, म। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 यानी कि 5 होगा। ठीक, चलिए आगे है 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे 31 नंबर प्रश्न कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है आप लोग बताओगे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर होगा। ठीक, चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम अवसान, इसको हम लोग अवसान बोलते हैं। विराम को क्या कहते हैं, जल्दी बताओगे। कुछ विराम चिन्ह लगा हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वराघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, बताओगे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्रदर्शनी। ये सब गलत है। ठीक, ये सब अशुद्ध है। ठीक, चलिए आगे है 34 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, बताओगे। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। आप देख सकते हैं कि भागीरथी ये शुद्ध है, अनुकूल ये भी शुद्ध है, कलश ये भी शुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। योजक समझते हैं ना, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर हम कृष्ण और राधा लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो सर योजक चिन्ह लगाते हैं, कृष्ण और राधा। बताओगे आप लोग सर ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सबका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, जल्दी बताओगे। 36 नंबर प्रश्न, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषम या दिबोधक चिन्ह का। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सही है, ये गलत है, ये जो चुने ये गलत है। ठीक, चलिए 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, बताओगे। देखिए आप लोग मिलाओगे जरूर कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध हो, बताइए। तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। देखिए संज्ञा का परिभाषा किस तरह पूछा गया है। ठीक, संज्ञा कहते हैं। आइए आगे है, हिंदी में कितने सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो आपको याद रखना 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो आपको याद रखना 11 सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आप लोग बताओगे जल्दी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यावर्त। ठीक, ये व्यक्तिवाचक है, एक नाम हुआ ना। यस सर। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सबका सही है, उसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। चलिए शाखा शब्द का बहुवचन होगा शाखाएं, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताओगे। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो आपको याद रखना है क्या आप लोग चुने हैं कि बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। देखिए आप लोग मिलाइए कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है बताना है आपको, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चमड़ी, ये है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, चलिए आगे है कि किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जल्दी बताओगे। अभी कारक तो प्राय नहीं है, आप लोग निश्चित रहिए, वो भी चीज़ होगा। ठीक है, किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि हरि मोहन को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रदान कारक का ये उदाहरण है। आगे है अगला प्रश्न है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तब वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तब वो पद कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा गया है। ठीक, आप लोग टेंशन न ले। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? बताओगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लिखे उन सब का सही है, 3 भेद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो वह विशेष्य कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आइए अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है, आपको बताना है। तो आपको याद, क्या आप लोग चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़े, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि शब्दन। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आधुनिक काल के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? जल्दी बताओगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि भारतेंदु युग के थे। ये भारतेंदु युग के थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रचित किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? जल्दी बताओगे। 52 नंबर प्रश्न है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीर्ण जनपद। चलिए अगला प्रश्न आपका है चलिए अगला प्रश्न है कि काम ख्याली शब्द का अर्थ है। बताओगे आप लोग, काम ख्याली शब्द का अर्थ है क्या होगा? जल्दी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि कोरी कल्पना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक, आप लोग मिलाते चलिए। ठीक, आइए एकदम पूरा 70 क्वेश्चन यहाँ 70 क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता है? स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता है? आप लोग बताओगे। तो चलिए आप लोग क्या चुने हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीयता नहीं दिखता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि है तो घनानंद, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आइए, कवि घनानंद प्रेम मार्ग को कैसा बताते हैं? बताओगे तो आपको याद रखना अति सुधो। कैसा बताते हैं? अति सुधो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? जल्दी बताओगे तो बादल करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्जन्य शब्द का अर्थ है बादल। क्या है? बादल। इसका अर्थ क्या होता है? बादल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर खान ने किन्हें मालिन कहा है? कबीर खान ने किसे मालिन कहा है? तो आपको याद रखना कृष्ण और राधा को कहा है, पता है ना? यस सर। चलिए आगे है, कामरिया शब्द का अर्थ है। बताओगे आप लोग तो आपको याद रखना कम्बल। क्या होता है? कम्बल होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। देख सकते हैं आप लोग, मिला सकते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न सही हो रहा है। ठीक, चलिए लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक, जो भी बच्चे बी चुने हैं उन सब का सही है। आइए अगला प्रश्न है आपका, आप लोग देखोगे ध्यान से प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन विष के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है? मतलब सेन साहब की बेटी कौन है? बताओगे तो शेफाली है। 5 बेटी है ना? यस सर। ठीक, शेफाली है। चलिए आगे है, विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो आपको याद रखना इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 64 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विष के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर
निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा? तो आपको याद रखना मदन की ओर। 1 मिनट 64 नंबर प्रश्न को देखिए तो आप लोग क्या लगाए हैं, ठीक 64 नंबर प्रश्न का जवाब क्या लगा है, यानी कि मदन की ओर। सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन की ओर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि विष के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है? कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। तो ये सेन साहब ने कहा था। कौन कहा था? सेन साहब ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, आइए 66 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो सबको पता है भारत है। कौन सा? भारत है। ठीक, चलिए आगे है शाहनामा ग्रंथ का रचना काल है। शाहनामा ग्रंथ का रचना काल है तो आपको याद रखना 10वीं और 11वीं सदी में। मिलाते चलिए आप लोग। ठीक, चलिए आगे है मगम्मा से किसने कर्ज मांगा? मगम्मा से किसने कर्ज मांगा? तो रकम्पा ने। कौन मांगा? रकम्पा ने। आपको याद रखना है। आइए आगे है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? इनकी लक्ष्मी के बड़े लड़के का यानी कि बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो सबको पता है ना, अच्युत है। नाम क्या है? अच्युत। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, लीजिए लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो आपको याद है अच्युत के इंतजार में। किसके इंतजार में? अच्युत के इंतजार में। तो आइए बाबू 70 प्रश्न था टोटल, 70 ऑब्जेक्टिव था ना? यस सर। और 70 में कितना बनाना था? त्रिमासिक परीक्षा में 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया, उसमें से कितना बनाना सर? 40 को बनाना था। कितना था सर? 40 बनाना था। अब आप लोग बताओगे कि 40 में से कितना सही किए हैं? आप लोग मिलाइए। हम 70 प्रश्न का आंसर की बताए हैं, आप लोग को सिर्फ 40 ही बनाना था। यस सर। तो आप लोग बताओगे कि 40 में से कितना आप लोग सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो बताओगे कि वीडियो अच्छा लगा ना? ठीक है, अभी तक जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की विषय में देखते हैं, कल साइंस और सोशल साइंस होने वाला है ना? ठीक, तो संस्कृत का आज संस्कृत भी था ना? आज संस्कृत भी था। तो ठीक है बाबू, कल हम संस्कृत का भी आंसर की चढ़ा देंगे कल। ठीक, कल चढ़ा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।